जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 144 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आपके अदर पार्ट्स भी आएंगे। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले पार्ट्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके सभी बुक के बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू से जो भी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हमने गैस पेपर में कवर कर दिए हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऊपर आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BPSE 144। जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि दक्षिण एशिया में जो सार्क संगठन बनाया गया है उसकी क्या भूमिका है। तो दक्षिण एशिया में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अब इसका क्या काम है, इसकी क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसका क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू करता है। इसके बाद ये आर्थिक विकास में सहयोग देता है। तो सार्क ने क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए सार्क प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट SAPTA और बाद में सार्क फ्री ट्रेड एरिया SAFTA जैसे समझौते किए। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल और शुल्क मुक्त बनाना है ताकि सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सके। यानी कि जो इनके 8 देश हैं इनके बीच जो क्या होगा, जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, शुल्क मुक्त होगा। इसके बाद गरीबी उन्मूलन। तो दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। सार्क ने गरीबी उन्मूलन के लिए साझा रणनीतियां बनाई हैं। यह संगठन सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास जैसे है क्षेत्रों में भी काम करता है। इसके बाद इसका काम है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। हालांकि सुरक्षा मामलों में सार्क की भूमिका सीमित रही है, फिर भी यह संगठन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करता है। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर भी जो है सार्क चर्चा करता है। इसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो सार्क ने सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। सार्क साहित्य पुरस्कार, फिल्म महोत्सव और खेल प्रतियोगिताएं इसी दिशा में जो है प्रयास हैं। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं। तो सार्क की कार्य क्षमता पर भारत पाकिस्तान के तनाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इन कारणों से कई बार जो है सार्क निष्क्रिय भी रहा है। तो यहाँ पर सार्क की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, तो इसका सबसे पहला काम है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो सार्क के मुख्य सदस्य देश हैं उनके बीच क्या करना, आपसी सहयोग को बढ़ाना। जैसे संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं और कार्यक्रम को शुरू करना। इसके बाद आर्थिक विकास को सहयोग देना। तो सार्क ने क्षेत्रीय विकास के लिए जो है SAPTA और जो है SAFTA जैसे समझौते किए। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल और शुल्क मुक्त बनाना है। इसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना। तो दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। सार्क ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो है साझा रणनीतियां बनाई हैं। यह संगठन सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है।
इसके बाद शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये क्या करता है, सुरक्षा मामलों में सार्क की भूमिका सीमित रही है, फिर भी ये क्या करता है, क्षेत्रीय जो इलाके हैं वहां पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके बाद इसका काम है संस्कृति को आदान प्रदान करना, यानी कि जो सदस्य देश है उनके बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और उनकी जो विरासत है उसको संरक्षित करने का काम भी सार्क करता है। इसकी कुछ चुनौतियां हैं और सीमाएं भी हैं। सार्क की कार्य क्षमता पर भारत पाकिस्तान के तनाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा निर्णय जो है सर्वसम्मत से लिए जाते हैं, यानी कि पूरे 8 सदस्य उसमें जो है सर्वसम्मत देंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। इन कारणों से कई बार जो है सार्क निष्क्रिय भी रहा है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सार्क दक्षिण एशिया में सहयोग और विकास का एक महत्वपूर्ण मंच है। हालांकि इसे राजनीतिक मतभेदों और आपसी अविश्वास की चुनौतियों जो है झेलनी पड़ती है, फिर भी यह संगठन क्षेत्र की साझा समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी प्रयास माना जा सकता है। यदि सदस्य देश आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग बढ़ाए तो सार्क एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बन सकता है। यहाँ पर हमने पहला जो है प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उपायों और नीतिगत सुधारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर हम लोग दक्षिण एशिया में सतत विकास को बढ़ावा दें तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने और कौन कौन से हमको जो है नीतिगत सुधार करने की आवश्यकता है। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता ना करे। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास हमको करना है कि हमारी वर्तमान की जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएं और जो भविष्य की पीढ़ियां आए उनको भी जो है संसाधनों के साथ जो है समझौता ना करना पड़े। दक्षिण एशिया एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे कई समस्याएं हैं, इसलिए सतत विकास को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के हमको उपाय करने हैं। हरित ऊर्जा यानी कि सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कोयले और पेट्रोलियम जैसे प्रदूषणकारी स्रोतों से जो है हमारी निर्भरता कम हो। ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है हमारा वन संरक्षण। क्या है, वन संरक्षण यानी कि वनों की कटाई पर हमको रोक लगाकर अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। इसके बाद जल स्रोतों की सुरक्षा, तो नदियों और झीलों को साफ रखने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके बाद सामाजिक विकास के उपाय हमको करने हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमको निवेश करना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और गरीबी उन्मूलन को कम करना है। तो गरीबी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के समान अवसर देने चाहिए। गरीबी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं आर्थिक विकास के उपाय। तो हरित उद्योग, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, कृषि और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन और बाजार को मजबूत कर आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद नीतिगत सुधार कौन कौन से कर सकते हैं, तो हमको स्वच्छ नीति निर्माण अपनाना है, यानी कि सरकार को पारदर्शी और भागीदारी आधारित नीतियां बनानी चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से सदस्य देश जलवायु, गरीबी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम कर सकें। इसके बाद प्रभावी निगरानी प्रणाली, सरकार को हर योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र जो है संस्थाएं बनानी चाहिए। तो ये जो है सरकार को नीतिगत सुधार करने चाहिए। और ये ऊपर क्या थे, ये हमारे थे विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास के उपाय कर सकते हैं और जो है सामाजिक विकास के उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हमने नीतिगत सुधार देखे, इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो दक्षिण एशिया में सतत विकास के लिए पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों क्षेत्र में संतुलन बनाना जरूरी है। नीतिगत सुधारों और जन सहयोग के माध्यम से यह क्षेत्र एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसी पॉइंट वाइज जो है अपने आंसर्स को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति निर्धारण में महाशक्तियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो दक्षिण एशिया के देश है उनकी जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में जो है महाशक्तियों की क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो दक्षिण एशिया एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। इन देशों की विदेश नीति को कई आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित किया जाता है, खासकर महाशक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ दक्षिण एशियाई देशों की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की भूमिका। तो सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी, यानी कि अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में गहरे संबंध बनाए हैं। इससे भारत की विदेश नीति में अमेरिका की जो है अहम भूमिका हो गई है। इसके बाद आर्थिक सहायता देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद दी है। इससे इन देश की जो नीति है वो क्या कर रही है, अमेरिका पर काफी निर्भर हो रही है, यानी कि जो इनकी विदेश नीति है वो अमेरिका के पक्ष में बनाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर है। इसके बाद लोकतंत्र और मानवाधिकार। तो अमेरिका अक्सर दक्षिण एशियाई देशों को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों पर प्रभावित करता रहता है। इसके बाद देखते हैं चीन की भूमिका। तो आर्थिक निवेश और ऋण। तो चीन ने जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में भारी निवेश किया है। इससे इन देशों की नीतियां जो है चीन के तरफ झुकती दिखाई देती हैं। इसके बाद रणनीतिक दबाव। तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की विदेश नीति जो है में संतुलन साधना एक चुनौती बन गया है। अब देखते हैं रूस की भूमिका। तो रक्षा सहयोग। तो रूस भारत का परंपरागत रक्षा साझेदार रहा है। हथियारों और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भारत रूस संबंध सबसे ज्यादा मजबूत है। इसके बाद राजनयिक समर्थन। तो रूस ने वैश्विक मंचों पर भारत को कई बार समर्थन दिया है, जिससे विदेश नीति में उसकी भूमिका जो है बनी रहती है। इसके बाद देख लेते यूरोपीय संघ और अन्य महाशक्तियां। तो व्यापार और पर्यावरण। तो यूरोपीय संघ दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सहयोग करता रहता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संघ। तो महाशक्तियां दक्षिण एशियाई देशों की नीति को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि रूस की क्या भूमिका रहती है, यूरोपीय संघ की क्या भूमिका रहती है, चीन की क्या भूमिका है और अमेरिका की क्या भूमिका रहती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो महाशक्तियां दक्षिण एशिया की विदेश नीति को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं। कभी भी जो है कभी आर्थिक मदद करती हैं, तो कभी रणनीतिक सहयोग से, कभी राजनीतिक दबाव के जरिए। दक्षिण एशियाई देशों को अपनी विदेश नीति बनाते समय संतुलन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। यानी कि जो किसने राष्ट्र ने हमारे साथ कितना हित किया है उसके अनुसार जो है हमको अपनी विदेश नीति जो है बनानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि विदेश नीति कैसे प्रभावित होती है। नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचना कैसी है और उसकी क्या प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। तो नेपाल और भूटान दक्षिण एशिया के दो हिमालयी देश हैं, जिनकी राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन दोनों देशों ने समय के साथ अपने अपने तरीके से लोकतंत्र और जो है शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेपाल की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया की। तो नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जनता को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। नेपाल ने 2008 में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और 2015 में नया संविधान लागू हुआ, जिससे नेपाल जो है एक संघीय ढांचे में बदल गया। यानी कि यहाँ क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, राज्य व्यवस्था का अंत हुआ। केवल लगभग 7 साल के बाद यानी कि 2015 में संविधान लागू हुआ और तब से जो है नेपाल एक संघीय ढांचे में बदल गया। अब बात करते हैं राजनीतिक संरचना की। तो इसकी राजनीतिक संरचना अपने देश की भांति ही, जैसी अपने देश में राजनीतिक संरचना है वैसी नेपाल में पाई जाती है। तो नेपाल में 3 स्तर की सरकार होती है। संघीय मतलब कि केंद्र, जैसे यहाँ पर प्रांतीय अपने यहाँ क्या होती है, राज्य सरकार होती है। और स्थानीय मतलब कि अपने यहाँ क्या होती है, अपने यहाँ होती है नगर पंचायत या फिर नगर पालिका। देश का प्रमुख पद राष्ट्रपति होता है और जो राज्य का सांकेतिक प्रमुख होता है, जैसे अपने राष्ट्रपति होता है वैसे नेपाल में होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, जैसे अपने यहाँ होता है। विधायिका 2 सदनों वाली होती है। प्रतिनिधि सभा, निचला सदन मतलब कि जैसे घर के यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही वहां क्या होती है, प्रतिनिधि सभा। और उसके बाद राष्ट्रीय सभा, जैसे अपने यहाँ क्या होती है, राज्यसभा होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्र है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च संस्था होती है। जैसे अपने यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है
वो सबसे उच्च संस्था होती है। यानी कि यहाँ की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल कैसी है, अपने देश की भांति है, यानी कि भारत देश की भांति है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रक्रिया की। तो नेपाल में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां प्रमुख हैं। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। नागरिकों को मतदान का अधिकार है, वे सीधे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। संविधान में नागरिक अधिकारों, मानव अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जैसा कि अपने देश में भी बहुदलीय व्यवस्था है, 5 साल में चुनाव होते हैं और मतदान का सभी को अधिकार होता है। और जो नागरिक होते हैं वो सीधे जो है प्रतिनिधि सभा को चुनते हैं। अब देखते हैं भूटान की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया को। तो भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ अब भी राजा शासन का प्रमुख है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। 2008 में भूटान ने नया संविधान अपनाया और पहली बार जो है लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए। अब इसकी राजनीतिक संरचना की बात करते हैं। तो देश का प्रमुख राजा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रुक ग्याल्पो कहा जाता है। राजा को अब सीमित शक्तियां प्राप्त हैं और वह लोकतांत्रिक ढांचे का पालन करता है। भूटान की संसद 2 सदनों की होती है, राष्ट्रीय परिषद यानी कि ऊपरी सदन और राष्ट्रीय सभा मतलब कि निचला सदन। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। भूटान की न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय की सबसे ऊंची संस्था है। यानी कुछ तो इसमें अपने देश की भांति है और कुछ नियम इनके अलग बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रक्रिया की। तो भूटान में दो प्रमुख जो है राजनीतिक दल हैं। भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी यानी कि डीपीटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी है। यहाँ भी हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया 2 चरणों में होती। पहले चरण में प्राथमिक चुनाव और फिर दूसरे में है अंतिम चुनाव होता है। भूटान में मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो है सुधार हो रहा है। अब हम लोग निष्कर्ष बात करेंगे, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। तो नेपाल और भूटान दोनों देशों में लोकतंत्र की ओर अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। नेपाल ने राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया और एक संघीय गणराज्य बन चुका है, जबकि भूटान ने राजतंत्र को संवैधानिक रूप देकर धीरे धीरे लोकतांत्रिक बदलाव लाया है। दोनों देशों में नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया विकसित हो रही है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें जो है मजबूत हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए और इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो मानव विकास का अर्थ है मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि लोगों को एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर देना है। मानव विकास का विचार यह मानता है कि समाज की प्रगति तभी मानी जाएगी जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलेंगे। तो मानव विकास का अर्थ क्या है, मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। यानी इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जो है जीवन जीने के अवसर देना है। मानव विकास का विचार यह मानता है कि समाज तभी प्रगति करेगा जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के अनुसार विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें लोगों को लंबा, स्वास्थ्य, रचनात्मक जीवन जीने के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध हों। इसका मूल्यांकन मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के आधार पर किया जाता है, जिसमें 3 प्रमुख मापदंड होते हैं। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। जीवन प्रत्याशा यानी कि लोग औसतन कितने वर्ष जीवित रहते हैं। शिक्षा का स्तर, जैसे औसत स्कूली शिक्षा की अपेक्षित शिक्षा अवधि क्या है और प्रति व्यक्ति आय या फिर जीवन स्तर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव विकास की समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हालांकि मानव विकास का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जो इस प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहली चुनौती क्या है, गरीबी और आर्थिक असमानता। बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं और उनकी आय बहुत कम होती है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो है अमीर और गरीब के बीच की दूरी भी मानव विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद दूसरा है शिक्षा की कमी। कई क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। बालिका शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है। शिक्षा के बिना लोग अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं।
इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तो ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में अच्छे अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता कम होती है। इससे लोगों का स्वास्थ्य स्तर कमजोर रहता है और जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं लिंग असमानता की। तो महिलाओं को कई जगह पर शिक्षा, नौकरी और निर्णय लेने के अवसर कम मिलते हैं। लिंग भेदभाव मानव विकास की जो है सबसे बड़ी बाधा है। इसके बाद बेरोजगारी, युवा वर्ग को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, तो बाढ़, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और विकास की योजनाओं को पीछे धकेल देती हैं। जलवायु परिवर्तन से भी कृषि, स्वास्थ्य और जीवन पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण सरकार की योजनाएं लोगों तक जो है पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिससे मानव विकास बाधित होता है। यानी कि ये कारण है, प्रमुख कारण जिसके कारण जो है मानव विकास को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है गरीबी और आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लिंग असमानता, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मानव विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर देने की प्रक्रिया है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, मानव अधिकारों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। चुनौतियां अनेक है, लेकिन यदि सरकारें, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो मानव विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? आतंकवाद क्या है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? व्याख्या कीजिए। तो आतंकवाद एक ऐसी हिंसक गतिविधि है जिसका उद्देश्य लोगों में डर और आतंक फैलाना होता है। आतंकवादी समूह अपनी राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक मकसदों को पाने के लिए आम जनता, सरकार या सेना किसी खास समुदाय पर हमला करते हैं। आतंकवादी अपने लक्ष्य को पाने के लिए बम विस्फोट, अपहरण, हत्या, आत्मघाती हमले और अनहिंसक तरीकों का सहारा लेते हैं। इसका मकसद केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि समाज और सरकार को अस्थिर करना भी होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आतंकवाद के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले कट्टरपंथी विचारधाराएं, धार्मिक संहिता, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और बेरोजगारी, विदेशी हस्तक्षेप और कमजोर कानून व्यवस्था। ये सब क्या है? ये सब जो है आतंकवाद के कारण होते हैं। इन सब के कारण जो है आतंकवाद जन्म लेता है। अगर हम लोग देखें कि क्या पाकिस्तान जो है आतंकवाद का केंद्र है, पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान पर यह आरोप लगता रहा है कि वह आतंक का गढ़ या केंद्र बन गया है। भारत सहित कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कई आतंकवादी संगठन पनपने और काम करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आतंकी संगठनों की मौजूदगी, यानी जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। पहला है आतंकी संगठनों की मौजूदगी। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी की बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और रिपोर्टों में सामने आई है। ये संगठन भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकी हमलों में जो है शामिल रहे हैं। इसके बाद बात करें भारत में आतंकी हमले, तो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान आधारित संगठनों का नाम सामने आया है। जैसे 2001 के संसद हमला हुआ था, 2008 में मुंबई हमला, 2016 में पठानकोट हमला और 2019 में पुलवामा हमला। इन सभी घटनाओं में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान संगठनों की संलिप्तता जो है बताई गई है। अब देखते हैं एटीएफ की निगरानी क्या है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो है आतंकवाद को फंडिंग देने वालों पर नजर रखती है। पाकिस्तान को कई वर्षों तक ग्रे लिस्ट में रखा गया क्योंकि वह आतंकवाद को आर्थिक मदद रोकने में असफल रहा था। अब बात आगे है पाकिस्तान सरकार और सेना की भूमिका। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक समर्थन देती है, खासकर भारत और अफगानिस्तान के दखल में। और अंतरराष्ट्रीय आलोचना, तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों ने बार बार पाकिस्तान से कहा है
कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में ना होने दे। ये व्याख्या करते हैं कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों, हमलों में उनकी भूमिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को आश्रय देने वाले तत्व मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन विश्व समुदाय का मानना है कि उन्हें और ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आतंकवाद की जड़ें जो है पूरी तरह खत्म की जा सकें। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दबाव और पारदर्शिता आवश्यक है, तभी आतंकवाद से सुरक्षित भविष्य की जो है कल्पना की जा सकती है। इसके बाद चलते अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, कृषि उद्योग और सेवाओं के अच्छे अवसर हैं। इसके बावजूद इन देशों के आपसी जो है व्यापार संबंध काफी कमजोर रहे हैं। जैसे सार्क जैसे संगठन इस क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसका कारण है व्यापार संबंधों में जुड़ी कई महत्वपूर्ण जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है व्यापार संबंधी कुछ प्रमुख चुनौतियां। पहला, राजनीतिक तनाव। दक्षिण एशिया में खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य तनाव चले आ रहे हैं। इन तनाव के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार रुक रुक कर चलता है या फिर बंद हो जाता है। इससे पूरे क्षेत्रीय व्यापार का जो है बुरा असर इस पर पड़ता है। इसके बाद विश्वास की कमी। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास की कमी है। कई देश ये सोचते हैं कि दूसरा देश उसका आर्थिक और राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। यह मानसिकता और व्यापारिक संबंधों को बाधित कर देती है। इसके बाद कमजोर बुनियादी ढांचा। तो इस क्षेत्र में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, सीमा चौकियां और भंडार जैसी सुविधाएं अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं है। इससे माल के परिवहन में समय और लागत दोनों अधिक लगते हैं। इसके बाद कठिन व्यापार नियम और टैरिफ। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच उच्च आयात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, जटिल कस्टम प्रक्रिया और गैर टैरिफ बाधा यानी कि जैसे गुणवत्ता मानक व्यापार में रुकावटें पैदा करते हैं। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को खास तौर पर परेशानी होती है। इसके बाद असमान आर्थिक विकास। तो इन देशों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान छोटे और कमजोर देश हैं। इससे व्यापार में संतुलन नहीं बन पाता और जो है छोटे देश डरते हैं कि वे भारत जैसे बड़े देश से जो है प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेंगे। इसके बाद सार्क की निष्क्रियता। तो सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का उद्देश्य व्यापार और सहयोग को बढ़ाना था, लेकिन भारत पाक तनाव यानी कि भारत और पाकिस्तान के तनाव और राजनीतिक मतभेदों के कारण यह संगठन जो है निष्क्रिय हो गया है। इसके बाद वैकल्पिक व्यापार साझेदार की ओर रुझान। तो दक्षिण एशियाई देश अक्सर आपस में व्यापार करने की जगह चीन, अमेरिका और यूरोप या खाड़ी देशों से व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आपसी व्यापार नहीं बढ़ पाता है। इसके बाद भाषा और तकनीकी बाधाएं। तो भाषाई अंतर, अलग अलग मुद्रा प्रणाली, डिजिटल व्यापार की सीमाएं भी आपसी जो है व्यापार को कठिन बनाती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है इन देशों के बीच जो है व्यापार नहीं हो पाता है। राजनीतिक तनाव, विश्वास की कमी, कमजोरी बुनियादी ढांचा, इसके बाद जो है कठिन व्यापार नियम, टैरिफ, असमान आर्थिक विकास, सार्क की निष्क्रियता, वैकल्पिक व्यापार साझेदार की ओर रुझान, भाषा और तकनीकी बाधाएं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? दक्षिण एशिया के देशों के पास आपसी व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यदि राजनीतिक मतभेदों को दूर किया जाए, व्यापार नियमों को सरल बनाया जाए, आधारभूत ढांचे में सुधार हो और आपसी विश्वास बढ़ाया जाए, तो इस क्षेत्र में व्यापार और जो है आर्थिक विकास की गति बहुत तेज हो सकती है। क्षेत्रीय सहयोग ही इस क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में चीन नीति की व्याख्या कीजिए। क्या यह भारत के लिए हानिकारक रही है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो दक्षिण एशिया भारत के लिए सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती गतिविधियां इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को चुनौती देती दिखाई दे रही है। चीन ने दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं, जिसे हम लोग चीन नीति के रूप में देखते हैं। तो ये दक्षिण एशिया में चीन नीति की विशेषताएं, पहला है आर्थिक निवेश और ऋण नीति। ये वो क्या करता है, चीन होता है जो कमजोर देश होता है वहां पर आर्थिक निवेश करता है, उसको ऋण देता है। चीन दक्षिण एशिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। ये निवेश खासकर सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं में किए गए हैं। चीन अक्सर इन देशों को कम ब्याज पर ऋण देता है, जिससे वे चीन के प्रभाव में आ जाते हैं। इसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना एक विशाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क है। इसमें पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रमुख हिस्सा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन की सिनजियांग तक जाता है। यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरती है, जिसे भारत जो है अपनी भूमि मानता है। यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है ना, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपीसी जो बन रहा है, वो किससे जा रहा है, पीओके से होकर जा रहा है। और पीओके क्या कह रहा है, पीओके भारत कहता है कि वो पीओके मेरा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो चीन को दे रहा है। इससे अगर चीन यहाँ पर कॉरिडोर बना लेता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत इससे पीछे हट गया है, भारत इसको जो है अपना नहीं मानता, यानी कि इस पर जो है वो अपना अधिकार नहीं जताता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद सैन्य और सामरिक सहयोग। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को गहरा किया है, उसे हथियार, मिसाइल और रक्षा तकनीकी प्रदान की है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ा है। इससे भारत की सुरक्षा की जो है चिंताएं बढ़ी हैं। इसके बाद राजनीतिक समर्थन और कूटनीति। तो चीन दक्षिण एशियाई देशों को भारत के मुकाबले राजनीतिक समर्थन देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर कार्रवाई से बचाने की कई जो है कोशिशें चीन ने की है। क्या करता है, चीन क्या करता है, पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित होने से जो है रोक लेता है, क्योंकि उसको वहां पर वीटो पावर है उसके पास। इसके बाद सॉफ्ट पावर रणनीति। तो चीन शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के माध्यम से भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीनी भाषा सिखाने के लिए जो है यहाँ पर कन्फ्यूशियस जो है संस्थान कई देशों में खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं, जो चीनी भाषा सिखाने के लिए जो है चीन सरकार ने क्या है, कन्फ्यूशियस संस्थान कई देशों में खोले गए हैं। अब यहाँ पर क्या यह भारत के लिए हानिकारक रहा है, तो हाँ, चीन की दक्षिण एशिया नीति जो है भारत के लिए कई तरीकों से हानिकारक साबित हुई है। सबसे पहला तो सुरक्षा खतरे हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन और पाकिस्तान की ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है भारत के सामरिक हितों पर असर डालती है। इसके बाद सीमा विवाद। तो भारत और चीन के बीच लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में सीमा विवाद लंबे समय से है। 2020 में गलवान घाटी में हुआ संघर्ष हमला जो है इसी तनाव का उदाहरण है। इसके बाद आर्थिक प्रतिस्पर्धा। तो चीन का सस्ता सामान और निवेश दक्षिण एशियाई बाजारों में भारत की हिस्सेदारी को कम कर रहा है। चीन का प्रभाव बढ़ने से भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व भूमिका कमजोर हो सकती है, क्योंकि चीन क्या कर रहा है, चीन सस्ते दामों पर चीजों को उपलब्ध करा दे, तो सभी जो सरकारें हैं, जो सभी देश की सरकारें हैं, वो चीन से ही जो अपना सामान खरीदती हैं। इसके बाद रणनीतिक घेराबंदी। तो चीन ने हिंद महासागर यानी श्रीलंका, हम्बनटोटा, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बंदरगाह विकसित किए हैं। इससे भारत की रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखा जा सकता है, यानी वो क्या कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, समुद्री सीमा से भी और स्थलीय सीमा से भी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो चीन की दक्षिण एशिया नीति एक सुनियोजित रणनीति है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाना है। यह नीति भारत के लिए कई मायनों में हानिकारक रही है, लेकिन भारत भी अपने रणनीतिक साझेदारों, निवेश, कूटनीति और सैन्य तैयारी के माध्यम से इसका मुकाबला कर रहा है। भारत को अपनी आंतरिक ताकत और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर जो है इस चुनौती का सामना करना होगा। यहाँ पर टोटल हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो है दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।